से 1 जुलाई से जुलाई का मजा सिर्फ सोनी स्पोर्ट्स नेटवर्क के टीवी चैनल्स पर। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। कल्पू क्या कर रही है? माँ मैं कैसी लग रही हूँ? बहुत प्यारी लग रही है, बिल्कुल प्रिंसेस जैसी। एक मिनट। माँ Perfect. सच में मुझे लग रहा है मैं बहुत सिंपल लग रही हूँ। सिंपल? कल्पू तू मेरी बेटी है, देख जरा सामने, सिंपल कैसे लग सकती है तू? हाँ इस ब्राइडल गेटअप में बहुत प्यारी लग रही है। सच्ची? बस एक सेकेंड, मेरे बच्ची को किसी की नजर ना लगे। पापा कहाँ हैं? मुझे पापा से भी पूछना। बात संभल के कल्पू। राजन, ये बाहर का वरांडा है ना, उसका काम कल तक हो जाना चाहिए, ठीक है? और एक चीज, ये गेस्ट हाउस की जो पेंटिंग है वो भी एक बार चेक कर लेना, ठीक से हुई है या नहीं। लड़के वालों की तरफ से कोई कंप्लेंट नहीं आनी चाहिए। सर सब हो जाएगा अच्छे से, आप टेंशन मत लीजिए। डैडू ग्रेट, नाइस। बताओ मैं कैसी लग रही हूँ? हो लुक। माँ कह रही है मैं अच्छी लग रही हूँ, बट आई डाउट। अच्छा, माँ कह रही है अच्छी लग रही हो। मेरी बिटिया, माँ बिल्कुल सच कह रही है, एकदम चांद जैसी लग रही हो तुम। थैंक यू। सर बिल्कुल सही कह रहे हैं मैम, आप देखना एंगेजमेंट पार्टी में आप सबका दिल जीतोगे। Wait a second. राजन 1 मिनट आना। हाँ जी। हेलो, हाँ बोलिए। कुलदीप, बंगलों का डिस्प्यूट अभी तक सॉल्व नहीं हुआ है। यह आखिरी वार्निंग है तुम्हारे लिए। अगली बार सिर्फ फोन नहीं बजेगा, तुम्हारी मौत होगी। धमकी दे रहा तू मुझे? तेरी इन बातों से मैं नहीं डरता, समझा? जा, जो करना है कर ले। कुलदीप क्या है ये? अब ये कॉल्स मजाक नहीं होती कुलदीप, मैंने पहले भी कहा है पुलिस कंप्लेन करते हैं। रिलैक्स मिताली, रिलैक्स। मैंने सीआईडी को ऑलरेडी बता चुका हूँ। आई जस्ट नीड टू गेट सम फ्रेश एयर, ओके? मैं अपने मेडिटेशन रूम में जा रहा हूँ। हाय सर, आई एम राजन, कुलदीप सर मैनेजर। कुलदीप जी कहाँ हैं? मुझे उनसे कुछ बात करनी थी, जरूरी बात है। सर आपको आने में थोड़ी देर हो गई, जिस बात का डर था सर वही हो गया। व्हाट? कहाँ है? सर आइए। हटिए। एक्सक्यूज मी, एक मिनट। कब हुआ ये? सर अभी कुछ घंटे पहले। सर ये कुलदीप जी की मौत हो गई है
ओके ओके सर, या। आखिरी बार कब देखा था तुमने कुलदीप जी को? सर आखिरी बार तो कुलदीप जी को प्रभाकर ने ही देखा था। ये सर का बॉडीगार्ड है। कुलदीप जी के मेडिटेशन रूम में आने से ठीक पहले क्या हुआ था? सर आज शाम को 4 बजे से थोड़ा पहले सर लिविंग रूम से निकले और कॉरिडोर से होते हुए अपने मेडिटेशन रूम में आए। उन्होंने दरवाज़ा बंद कर दिया, मैं रोज की तरह बाहर ही खड़ा रहा। पर सर वैसे सर का मेडिटेशन सेशन 20 मिनट का होता है, पर इस बार 40 से 45 मिनट हो गए और कुलदीप सर बाहर नहीं आए। कुलदीप सर ने आज तक ऐसा नहीं किया। ये सब मुझे खटका सर। कुलदीप सर, सर आप ठीक तो है ना? क्या हुआ प्रभाकर? सर को 40 से 45 मिनट हो गए। वैसे तो अक्सर सर 20 मिनट में आ जाते हैं, अभी तक बाहर ही नहीं निकले। कुलदीप सर, मुझे लगता है हमें दरवाजा तोड़ना पड़ेगा। हाँ ठीक है। कुलदीप सर, कुलदीप सर, कुलदीप सर, कुलदीप सर, पर सर समझ में नहीं आ रहा कि ये सब कैसे हुआ। राजन तुम कहाँ थे जब ये सब हुआ? सर मैं तो अपने स्टडी रूम में था। सर के नेक्स्ट डे का शेड्यूल बना रहा था और जब सर काफी देर तक बाहर नहीं आए तो मेडिटेशन रूम के बाहर आया। ठीक है, आप लोग जरा बाहर जाइए। पंकज, सचिन, जरा बात करो सबसे, देखो क्या पता चलता है। ये एंट्री के हिसाब से तो बहुत सारे लोग आए हैं यहाँ पर। हाँ साहब, वो कल्पना बेबी की एंगेजमेंट का माहौल है ना, तो घर की मरम्मत और डेकोरेशन का काम चल रहा है, इसलिए बहुत सारे लोग आए और गए। किसी की एंट्री मिस तो नहीं हुई? नहीं सर, मुझे बहुत सालों का तजुर्बा है, मेरी आंखों से बच के कोई नहीं जा सकता। और अगर आंख बंद हो गई तो? क्या मतलब सर? मतलब ये है कि तुम यहाँ पर ड्यूटी कर रहे हो, नींद आ गई, सो गए और कोई अंदर घुस गया, ऐसा कुछ हुआ है? नहीं सर, मैं ड्यूटी के टाइम पे कभी नहीं सोता हूँ। ये बंगले में आने का और कोई रास्ता है? ये एक ही रास्ता है सर। कमरे के अंदर आने जाने के लिए सिर्फ यही एक दरवाजा है और उसके बाहर बॉडीगार्ड प्रभाकर खड़ा हुआ था। और सर ये दरवाजा अंदर से बंद था। क्या अंदर भी कोई सीक्रेट रास्ता वगैरह तो दिख नहीं रहा है। सिर्फ यहाँ पे एक खिड़की है, उस पे भी ग्रिल लगी हुई है। अच्छा ये बताओ कि उस 40 से 45 मिनट के दौरान कमरे में कोई आया था या फिर कमरे से कोई बाहर गया, या फिर तुम कमरे की निगरानी छोड़कर कहीं गए थे? नहीं सर, मैं दरवाजा छोड़कर एक पल के लिए भी नहीं हिला। ना कोई अंदर आया और ना ही कोई बाहर गया। सर फिर ये खून हुआ कैसे और किया किसने होगा? क्योंकि इस कमरे में ऐसी कोई सीक्रेट जगह भी नहीं है जहां कोई छुप सके। यहाँ पे कुछ पेंट की स्मेल आ रही है। सर ये यहाँ पर तो रेनोवेशन का काम चल रहा है, वहीं से आ रही हो? नहीं, अंदर इस तरफ नहीं, यहाँ खिड़की से आ रही है। लगता है ये ये अभी हाल ही में पेंट हुआ है। सर हाँ? सही है, देखिए सर कुलदीप जी के चेहरे पे, कलाई पे और उंगलियों पे अरोमा ऑयल के पैचेस हैं। तो अरोमा ऑयल तो यहाँ है ना, कितना सारा। और फिर अरोमा ऑयल की बॉटल भी यहाँ रखी है। ये अरोमा ऑयल डिफ्यूजर में डालते समय उनके हाथ में लग गया होगा। पर सर कोई चेहरे पे अरोमा ऑयल क्यों लगाएगा? ये ऑयल कुलदीप जी ने अपने चेहरे पे नहीं लगाया है, खूनी ने लगाया है। कैसे सर? ये देखो, खिड़की की हालत देखी। ये खूनी यहाँ इस खिड़की से अंदर आया, उसने कुलदीप जी को मेडिटेशन करते समय पीछे से वार किया होगा, उनके चेहरे पे हाथ लगाया होगा। हाथापाई के दौरान तो शायद वो पेंट इनके
मुंह पे लगा होगा और शायद वो पेंट निकालने के लिए यहाँ से अरोमा ऑयल का इस्तेमाल किया, उनके हाथ का पेंट निकाला और चेहरे का पेंट निकाला। और शायद कुलदीप जी की बॉडी में से सोना भी लेके चला गया। सोना? ये देखो, फोटो में देखो, ये चेहरे, गले में चेन है, यहाँ पे ब्रेसलेट है और यहाँ पे ब्रेसलेट, चेन सब गायब है। सर, मान लेते हैं कि खूनी इस खिड़की से आए, पर ये कमरा तो हायर फ्लोर पे है और ये दीवार भी प्लेन है, कोई सपोर्ट भी नहीं है जिसे पकड़कर वो चढ़ के आए। फिर ये कैसे ऊपर आया? नीचे से नहीं आया तो ऊपर छत से आया हूं। छत से रस्सी वगैरह के सहारे से अंदर आया, कुलदीप जी का फोन किया और वापस छत से भाग गया। अच्छा राजन, ये बताइए कि ये घर में डेकोरेशन और पेंटिंग का काम चल रहा है, इसमें घर का कोई आदमी सुपरवाइज कर रहा है इसको? यस सर, कुलदीप सर की वाइफ मिताली मैडम। मैम, वो सीआईडी वाले कुछ बात करना चाहते हैं आपसे। अभी कैसी तबीयत है कल्पना की? अभी भी बेहोश है सर। इतना बड़ा सदमा बर्दाश्त नहीं कर पाएगी मेरी बच्ची। कुलदीप जी को धमकी भरे फोन आते थे, आपको इसके बारे में कोई आइडिया है? हाँ सर, मैं जानती हूँ कुलदीप को ये धमकी भरे कॉल कौन कर रहा था। कौन? हेमंत, कुलदीप का बिजनेस पार्टनर। हालांकि कुछ दिन पहले उनकी पार्टनरशिप खत्म हो गई थी। क्यों? कुछ बिजनेस डिस्प्यूट था। उसने कई बार कुलदीप को धमकी दी। मैंने कुलदीप को कहा भी कि इस बारे में पुलिस में कंप्लेन करते हैं, तो उन्होंने कभी भी मेरी बात को सीरियसली लिया ही नहीं। और अब देखिए कि सब हो गया। सब ठीक हो जाएगा। सर, टेरेस पे तो कहीं भी कोई रस्सी का निशान नहीं है, ना ही कोई टूटी रस्सी, ना किसी तरह का कोई हुक लगा हुआ है। लेकिन हाँ, ये जो वर्कर्स का बाथरूम है, वहां पे बॉम्बू, सीढ़ियां, पेंटिंग का सामान, ये सब कुछ पड़ा हुआ है। तो अगर ऊपर से नहीं आया तो नीचे से आया। नीचे ये सीढ़ी और बैम्बू वगैरह तो है ना। अब पता ये लगाना है कि आया कौन है, किसने फोन किया है। सर, ये मिस्टर नकुल है, इस बंगले के रेनोवेशन का कॉन्ट्रैक्ट इन्हें दिया है। नकुल, तुम इंचार्ज हो ना यहाँ के, तो तुम्हें पता कैसे नहीं कि मेडिटेशन रूम के ग्रिल जो है वो ठीक से लगा नहीं था? तो सर, वो मेडिटेशन रूम के विंडो में ग्रिल था ही नहीं, उसकी वजह से कबूतर अंदर आ जाते थे और मेडिटेशन रूम को गंदा कर देते थे। कुलदीप सर बहुत परेशान थे, तो मिताली मैडम ने बोला कि उसमें ग्रिल लगा दो। अरे हाँ, लेकिन ग्रिल तो लगा ही नहीं ना ठीक से। नहीं सर, वो ग्रिल में सिर्फ वेल्डिंग बाकी थी, बाकी उसको फिक्स कर दिया था ताकि कबूतर अंदर ना आ सके। ठीक है, ये ग्रिल का काम कौन कर रहा था? ये पेंटिंग वेंटिंग किसने किया? सर जग्गू ने। बुलाओ जग्गू को। चलो सर, वो जग्गू आज काम पर नहीं आया सर। मैंने सुबह उसको कॉल किया था पर उसका फोन स्विच ऑफ बता रहा है। क्या नंबर है उसका? जी, ये नंबर तो ऑफ है सर। कहीं ऐसा तो नहीं कि आज आया हो और तुमने देखा ना हो? वॉचमैन को बुलाओ जरा। सर, सर रजिस्टर में तो एंट्री नहीं है। वृंदा जी, क्या है ये सब? हाँ, नकुल ने तो बताया कि आज सुबह जग्गू यहाँ पर आया था। तुमने रजिस्टर में एंट्री क्यों नहीं की? सर, 1 मिनट, जब तक बोलने को ना कहा जाए ना, चुपचाप खड़े रहो। क्या हो रहा है यहाँ पे? हाँ? तुमने जग्गू को अंदर आने दिया और उसके साथ मिलकर कुलदीप जी को मार दिया? मैंने कुछ नहीं किया सर। देखो वृंदा जी,
मर्डर केस है, बहुत लंबा फंस हो गया, इसलिए बेहतर होगा जो कुछ सच है बता दो। सर बस मैं 20 मिनट के लिए गेट पे सो गया था। हो सकता है सर कि उसी समय जग्गू बंगले के अंदर आया हो। फिर क्या हुआ? मैडम फिर मेडिटेशन रूम का जब दरवाजा टूटा उसकी आवाज से मेरी आंख खुली। तो हो सकता है सर जब इसकी आंख लगी उसके बीच में ये जग्गू आया अंदर मेडिटेशन रूम में और खून करके निकल गया। नकुल जी, अपने एम्प्लॉयज की सब आइडेंटिफिकेशन वगैरह रखते हैं ना, आधार कार्ड वगैरह? हाँ सर, वो सारा डिटेल बिंद्रा जी के पास दे दिया था मैंने। पूर्वी ये आधार कार्ड लो जग्गू का बिंदा से और पता लगाओ, डिटेल्स निकालो उसकी। आधार कार्ड दो सर। चलिए। और पंकज, आज सुबह से बंगलों में जो जो लोग भी आए ना सबकी लिस्ट बनाओ, फिंगरप्रिंट्स, आइडेंटिफिकेशन, सबकी डिटेल्स निकालो। बॉस, ये कुलदीप की स्किन का सैंपल है और इस पे मुझे पेंट के स्टेन मिले हैं। कुछ नया बता यार साळुंखे। इस पे मुझे स्टेरिक एसिड के ट्रेसेस भी मिले हैं। ये है नया। स्टेरिक एसिड? और ये सर किस में इस्तेमाल होता है? पूर्वी वैसे तो ये स्टेरिक एसिड हर पेंट में थोड़ा बहुत होता है, लेकिन यहाँ पर बात कुछ अलग है। यहाँ पर विंडो के जो ग्रिल हैं और जहाँ कहीं भी ये रिनोवेशन के लिए पेंट हुआ है वहाँ पर इस स्टेरिक एसिड के ट्रेसेस मुझे नहीं मिले। सॉरी सर, मैं कुछ समझा नहीं। मैं समझाता हूँ पंकज। दरअसल खूनी ने पेंट स्टेन हटाने के चक्कर में ये स्टेरिक एसिड इस कुलदीप की बॉडी पर छोड़ दिया। मगर सर, अभी तो आपने कहा कि वो एसिड ग्रिल या पेंट के सैंपल से मैच नहीं हुआ। ये भी हो सकता है कि ये स्टेरिक एसिड मर्डर वेपन से आया हो इसके शरीर में। अच्छा सालुंखे साहब, ये पेंट के अलावा ये स्टेरिक एसिड और किस किस चीज में इस्तेमाल होता है? सचिन, पेंट के अलावा ये स्टेरिक एसिड दरअसल कॉस्मेटिक्स में और स्किन केयर की चीजों में इस्तेमाल होता है, जैसे साबुन, शैम्पू, इस तरीके की चीजें। तो फिर साळुंखे कुलदीप ने भी इस्तेमाल किया होगा। कॉस्मेटिक्स, साबुन है, शैम्पू है और कुछ है। नहीं किया बॉस, मैंने अच्छी तरह से चेक किया, इनमें से किसी चीज का रेजिड्यू मुझे कुलदीप की बॉडी पर से नहीं मिला। तो इसका मतलब है कि साळुंखे, तेरे कहने का मतलब है कि खूनी ने ये चीजें इस्तेमाल की होगी। मतलब जब कुलदीप के चेहरे पर से वो रंग हटा रहा था तो शायद उसके हाथ पर जो अरोमा ऑयल लगा था जिसमें स्टेरिक एसिड है, वो स्टेरिक एसिड कुलदीप के चेहरे पर रह गया। राइट। एक बात और बॉस, मुझे लगता है खूनी प्रोफेशनल नहीं है। क्या मतलब? मतलब ये कि इस पर जो वार हुआ है, इसके घाव ये बताते हैं कि ये एकदम प्रिसीशन के साथ नहीं किया गया, सटीक वार नहीं है। ये घाव देखो, मुझे लगता है खूनी ने गुस्से में बराबर इस पर चाकू घोंपा है, बार बार। अब ये तो एक नया एंगल लेकर आ गया। अभी तक हमें ऐसा लग रहा था कि शायद खून रॉबरी के लिए हुआ है, पर आप ले आए हैं पर्सनल ग्रज, दुश्मनी का एंगल। पर सर, एक पेंटर की कुलदीप जी से क्या दुश्मनी हो सकती है? हो सकता है कि किसी ने पेंटर का इस्तेमाल किया हो खून करवाने के लिए, अपनी दुश्मनी निकालने के लिए। अभिजीत, इस केस में एक नाम मुझे खटक रहा है, वो है कुलदीप का एक्स बिजनेस पार्टनर जिसके साथ कुलदीप की दुश्मनी थी, हेमंत। मिस्टर हेमंत, कुलदीप जी के साथ आपका पुराना झगड़ा था लैंड डील और बंगलो की ओनरशिप को लेकर। आप सही कह रहे हैं। जब हमने बंगलो को खरीदा था तो हम दोनों पार्टनर्स थे और हम वहाँ बंगला तोड़कर बिल्डिंग बनाना चाहते थे और कुलदीप ने बंगलो पे कब्जा कर लिया, जबकि उस प्रॉपर्टी में 50% का मैं मालिक था। कोई प्रूफ है आपके पास? दिखाता हूँ। ये देखिए, जो बिल्डिंग हम बनाना चाहते थे उसकी ये ब्लूप्रिंट है। ये जो है वो हम दोनों के बीच का एग्रीमेंट है और कुछ फोटोज भी हैं। फोटोज देखिए, आप भी देखिए। उन्होंने आपसे ये बंगला हड़प लिया इसलिए आप उन्हें बार बार धमकी दे रहे थे और फिर उनका खून कर दिया? अरे नहीं सर, मैं तो उसको बस ये जताना चाहता था कि ये जो प्रॉपर्टी है उसमें 50% का मालिक मैं भी हूँ। मैं बस उसे धमकाना चाहता था, मारना नहीं चाहता था। पर मर तो गए ना वो। हो सकता है कि आप उन्हें मारना ना चाहते हो, किसी और से मरवा दिया हो।
ताकि आपके हाथ में दाग न लगे। मैं उससे नफरत जरूर करता था और मैं ये भी चाहता था कि उसके जैसा जलील इंसान मर जाए, लेकिन इसका ये मतलब नहीं हुआ कि मैंने उसे मारा है। हम सिर्फ सबूत पे बिलीव करते हैं हेमंत जी, और सबूत झूठ नहीं बोलते। सबूत है तो सबूत लेके आओ। अगर तुम दोनों को लगता है कि मैंने कुलदीप को मरवाया है तो प्रूफ लेके आओ। प्रूफ मिलने में ज्यादा टाइम नहीं लगता है हेमंत जी। एक बार जिससे खून करवाया है वो पकड़ा गया तो असली खूनी का चेहरा सामने आ ही जाएगा। हाँ, तो उसी समय आना। ठीक है, हम ये फोटोग्राफ, ब्लूप्रिंट्स वगैरह अपने साथ लेके जाएंगे। हाँ पूर्वी, ग्रेट। कहाँ पे है? हाँ ठीक है, मिलते हैं। जग्गू का पता चल गया है, मैं जरा उससे मिलता हूँ। तुम हेमंत की कुंडली निकालो और कुलदीप के फोन रिकॉर्ड भी चेक करो, देखो कौन कौन उसके पीछे पड़ा हुआ था। हाँ हेलो, अरे मैं बोल रहा हूँ पतिदेव तुम्हारा। हाँ अरे वो क्या है ना, नया फ़ोन लिया है और ये नया नंबर है मेरा, सेव कर लेना ठीक है। और हाँ, किसी को देना मत ये नंबर, ठीक है। और सुनो, आज मैं पहली बार जहाज़ में बैठूंगा। क्या जग्गू जी, थोड़ा टाइम है आपके पास? थोड़ी बात करनी थी आपसे। कौन है आप लोग? मैं अनजान लोगों से बात नहीं करता। अरे हम लोग अनजान नहीं है, तुम्हारी ससुराल से हैं। ससुराल? मेरी? सीआईडी से। सीआईडी? क्या हुआ सर? कुछ नहीं, ये नया फोन, नया नंबर, प्लेन की टिकट। हाँ नहीं चौंको मत। क्या ना, ये सब खरीदने के लिए फोटो आईडी लगती है और फोटो आईडी के लिए तुमने आधार कार्ड का इस्तेमाल किया, बस यही गलती हो गई। तुम्हारे आधार कार्ड पे नजर थी हमारी। चलो चलते हैं ससुराल। हाँ ससुराल नहीं। अरे खड़े क्या हो गया यार, सब काम सीनियर करेगा क्या? भागो भागा बेचो। अरे यार, अरे सर सॉरी सर, गलती हो गई। तुम्हारे ऊपर कुलदीप जी के मर्डर का इल्जाम है, समझे? मैं क्यों मारूंगा उन्हें सर? मेरी क्या दुश्मनी है उनसे? अरे दुश्मनी नहीं है, दोस्ती है, लेकिन पैसों से। सर आप लोग सर फंसा रहे हो मुझे खून के इल्जाम में। फंसा नहीं रहे, तेरी उंगलियों के निशान मेडिटेशन रूम की खिड़की से मिले, समझा? वो तो सर इसलिए क्योंकि मैंने वो खिड़की पेंट की थी ना सर। और जानबूझ के तुमने ग्रिल ठीक से नहीं लगाई ताकि उसी रास्ते से वापस आ सको और कुलदीप जी की हत्या करके निकल सको। नहीं सर, वो मुझे ऐसा करने के लिए कहा गया था। वहाँ पर कुछ सोल्डरिंग का काम बाकी था और एक पेंट की कोटिंग भी होनी थी उस पर सर, इसलिए वो ऐसा छोड़ा। काम पे क्यों नहीं आया कल फिर? सर वो आया था सर, थोड़ा लेट हो गया आने में। जैसे ही वो घर में पहुंचा, देखा एक कमरे में ज्वेलरी पड़ी है और वहाँ आसपास कोई नहीं था सर, तो वो ज्वेलरी मैंने उठाई और मैं वहाँ से निकल गया सर। सर ये तो वही ज्वेलरी है जो कुलदीप जी के यहाँ से चोरी हुई। क्या है ये सब? वही तो बोल रहा हूँ सर, चोरी की है, किसी का खून नहीं किया। मैं वहाँ कुलदीप जी के मरने के बाद पहुंचा था सर, माँ कसम। सर मैंने सीसीटीवी फुटेज चेक की है बंगलों के बाहर एक एटीएम से। ये जग्गू सही बोल रहा है सर, ये तो मर्डर के बाद बंगलों की तरफ जा रहा था। तो फिर इसका मतलब ये किया अभिजीत कि जग्गू खूनी हो ही नहीं सकता है। तो फिर अगर जग्गू खूनी नहीं है तो फिर खूनी है कौन? और सर ग्रिल पे भी हमें कोई फिंगरप्रिंट्स नहीं मिले। और प्रभाकर का भी यही कहना था कि उसने मेडिटेशन रूम में किसी को भी जाते हुए नहीं देखा। और अगर कोई ग्रिल या विंडो के रास्ते नहीं घुसा है तो बंद कमरे के अंदर घुस के तो कुलदीप जी को मार के कौन निकल सकता है? वही तो सर। हाँ सर, मैंने कुलदीप जी के कॉल रिकॉर्ड्स चेक किए। उन्हें लास्ट कॉल 4:10 पे आया था सर, हेमंत के कॉल के बाद, जब वो मेडिटेशन रूम में थे। किसका कॉल आया था? मिताली का सर।
ये मिताली क्यों फोन कर रही थी कुलदीप को, और वो भी मेडिटेशन के टाइम पर? सर हो सकता है मिताली ने कॉल किया हो मेडिटेशन रूम में आने के लिए, और कुलदीप जी मना नहीं कर पाए। इसी बहाने वो कमरे के अंदर घुसी, उनका खून किया और निकल गई। पर प्रभाकर ने कहा था कि वो तो रूम के बाहर ही खड़ा था ना, उसने किसी को अंदर जाते हुए या बाहर आते हुए नहीं देखा। पंकज, ऐसे खून किसी की मदद के बगैर नहीं होते, कोई तो साथी होता ही है। हो सकता है प्रभाकर और मिताली मिले हो। और तो और सर, ये कुलदीप की मौत के बाद ये बिजनेस और प्रॉपर्टी तो मिताली के नाम पे होने वाली है। अच्छा, तो ये बात है। तो फिर अभिजीत, बुलाओ इन दोनों को ब्यूरो में, पता तो चले ये प्रभाकर और मिताली कौन सी खिचड़ी पका रहे हैं। मम्मी कहाँ जा रहे हो? बेटा मैं ऑफिस जा रही हूँ। ऑफिस क्यों? एक जरूरी काम आ गया है कल्पना। अगर पापा होते तो मैं नहीं जाती, पापा ही जाते। लेकिन अब पापा नहीं है तो किसी को तो काम संभालना होगा ना, इसलिए मुझे ऑफिस जाना पड़ेगा। जल्दी आना माँ प्लीज। हाँ लो, राजन भी आ गया। तुम घर पर राजन के साथ बैठकर बातें करो, मैं जल्दी आऊंगी। क्या बात है मिताली जी, बहुत जल्दी आपको बिजनेस संभालने की? हाँ सर, वो मेरे पति कुलदीप, उनसे बिजनेस डील करने में कुछ गलतियां हुई थी, बस मैं उन्हें ठीक करने की कोशिश कर रही हूँ। ठीक करने आई थी या खत्म करने आई थी आप? ये क्या कह रही हैं आप? नहीं, पति के मरते ही उसके दुश्मन से दोस्ती करने चली आई आप। दोस्ती नहीं सर, ये यहाँ बिजनेस डील करने आई थी। आपसे बाद में बात करेंगे मिस्टर हेमंत, अभी जरा मिताली जी से पूछताछ करनी है। आप जरा ब्यूरो चलने का कष्ट करेंगे? आइए आइए आइए। जी चलिए। मिताली जी, एक बात बताइए, जब कुलदीप मेडिटेशन रूम में था तब आपने उसे फोन किया क्यों, और ये बात हमसे छुपाई क्यों? क्योंकि उस कॉल का इस केस से कोई लेना देना नहीं था। लेना देना है या नहीं वो हम डिसाइड करेंगे मिताली जी। हम तो कहते हैं कि आपने प्रभाकर के साथ मिलकर कुलदीप को मारा है। ऐसा क्यों किया प्रभाकर तुमने? अपने ही बॉस का खून कर दिया? नहीं, झूठ मत बोलना, तुम्हारे फिंगरप्रिंट्स मिले हमें बॉडी के ऊपर। सर मैंने नहीं मारा सर को, और मैं उन्हें क्यों मारूंगा? और फिंगरप्रिंट्स जब मैंने उनको छुआ तब लग गए होंगे। तो फिर मिताली मैडम ने ऐसा क्यों कहा कि तुम्हारा बहुत बड़ा झगड़ा हुआ था कुलदीप के साथ? तुमने जान से मारने की धमकी दी थी उन्हें? नहीं सर, ऐसा तो कोई झगड़ा नहीं हुआ था, वो झूठ बोल रही है। वो ऐसा क्यों बोली? सर वो फंसाना चाहती है मुझे, और मुझे तो पूरा डाउट है कि मिताली मैडम ने ही मर्डर किया है। ऐसे क्यों? क्योंकि सर के मरने के बाद मिताली मैडम ने सारा का सारा बिजनेस टेक ओवर कर लिया। सर मुझे ना पक्का डाउट है कि पैसों के लिए मिताली मैडम जी ने ही सर को मारा होगा। मैंने कुलदीप को कॉल किया था क्योंकि मैं कुलदीप को याद दिला रही थी कि हमारे समधी आने वाले हैं जिन्हें लेने के लिए हमें एयरपोर्ट जाना है। वाह रे वाह, और एक नई कहानी। तो जब कुलदीप का खून हुआ उस वक्त आप कहाँ थी? मैं, मेरी बेटी कल्पना, हम दोनों वीडियो कॉल पर थे इवेंट मैनेजमेंट कंपनी के मैनेजर के साथ। सर 2 महीने में मेरी बेटी की शादी होने वाली है। शादी की तैयारियों के बारे में ही हम मैनेजर से बात कर रहे थे। आप लोग चाहें तो मैनेजर के साथ क्रॉस चेक कर सकते हैं। वो तो हम क्रॉस चेक कर ही लेंगे मिताली जी, लेकिन जब तक हमारा इन्वेस्टिगेशन पूरा नहीं हो जाता आप शहर छोड़कर कहीं नहीं जाएंगे, समझी आप? सर सर वो लोशन बॉटल जो मिताली ने यूज की थी उस पे स्टेरिक एसिड के ट्रेस नहीं मिले जो हमें बॉडी पे मिले थे। क्या? अभिजीत, ये जो है ये ब्लूप्रिंट, ये पुरानी बंगले की ब्लूप्रिंट है जो हमें हेमंत ने दी थी। अब इस ब्लूप्रिंट में देखो, बंगला और मेडिटेशन रूम अटैच थे, कनेक्टेड थे।
लेकिन अब ये देखो, ये अब कनेक्शन गया और यहाँ ये वॉल बन गई, तो कहीं ऐसा तो नहीं इस दीवार के साथ किसी ने छेड़खानी की हो? सर, हमने जब इन्वेस्टिगेशन की तो सारी दीवारें अच्छे से चेक की, सारी की सारी दीवारें बिल्कुल ओरिजिनल है, सीमेंटेड सर, कोई छेड़छाड़ नहीं की गई। लेकिन सर फिर बंद कमरे में खूनी को जमीन निकल गई कि आसमान खा गया? क्या ऐसा हो सकता है कि इस बंद कमरे में कोई आया ही नहीं और ना कोई गया है? मतलब सर? मतलब पूर्वी, ये भी हो सकता है कि खूनी पहले से ही इस बंद कमरे में मौजूद था और फिर खून करने के बाद उस बंद कमरे से गया नहीं, वहीं पर रहा उस बंद कमरे में। सर थोड़ा डिटेल में बताइए ना प्लीज सर। पंकज, ये है बंगलों के उस कमरे की पुरानी फोटोग्राफ जब बंगला सेल पर था। और ये है उसी कमरे का अब का लेटेस्ट फोटोग्राफ, क्राइम सीन के कमरे का फोटोग्राफ। ध्यान से देखो पंकज, इन दोनों फोटोग्राफ में कोई एक चीज है जो मिसिंग है। ओह अच्छा। समझ गए पंकज? अगर हमने इस बंगले की पुरानी तस्वीरें नहीं देखी होती तो खूनी का असली खेल क्या है हमें पता ही नहीं चलता। इस फोटोग्राफ में यहां पे एक स्टैचू था। अब वो स्टैचू कहां पे है मिताली जी? वो स्टैचू के बारे में कुलदीप ने बताया था कि वो स्टैचू डैमेज है। हाँ सर, मुझे याद आया। कुलदीप सर ने मुझे बोला था वो स्टैचू को रिपेयर करवाने के लिए। ये मूर्ति टूट गई है, रिपेयर के लिए भेज दो। जी सर। अभी वो स्टैचू कहाँ है? सर वो स्टैचू मैंने गैराज में रख दिया था। लेकर आओ। प्रभाकर। जी सर। कुलदीप जी के मरने के बाद जब तुम लोग दरवाजा तोड़ के अंदर आए तो ये स्टैचू यहाँ पे था? कुलदीप सर को देख के मैं तो शॉक हो गया था सर। मेरा ध्यान गया ही नहीं कि स्टैचू था या नहीं था। स्टैचू यहाँ पे था भी और नहीं भी। क्या मतलब सर? मतलब ये कि खूनी यहाँ पे स्टैचू बन के खड़ा हुआ था। उसने अपने आप को स्टैचू के पेंट से कलर किया और कपड़ा ओढ़ के खड़ा हो गया और फिर कुलदीप जी के आने का वेट करता रहा। और जब यहाँ पे कुलदीप जी मेडिटेशन में डूबे हुए थे तो अचानक उनके पीछे से आया, उनका खून किया और फिर वापस स्टैचू बन के खड़ा हो गया। और जब घर वाले, स्टाफ वाले और वर्कर्स यहाँ पे आए तो उसने अपने चेहरे से कपड़ा हटाया और सबके बीच में घुल मिल गया और निकल गया। फिर वो वर्कर्स के बाथरूम में गया, अपना पेंट साफ किया और फिर काम पे लग गया जैसे कुछ हुआ ही ना हो। इस कपड़े पे भी वही ब्रॉन्ज कलर के मार्क्स हैं जैसे कि स्टैचू पे। और यही कलर किलर के चाकू पे भी था। इसी कलर में होता है स्टेरिक एसिड। स्टेरिक एसिड मिलता है कॉस्मेटिक पेंट में और यही स्टेरिक एसिड कुलदीप जी की बॉडी पे भी था। मतलब खूनी की हाइट और स्टैचू की हाइट सेम होनी चाहिए। अब सवाल ये उठता है कि किस किस की हाइट स्टैचू की हाइट से मैच करती है। और जहां तक मुझे याद आता है सिर्फ एक आदमी है, बल्लू। मगर सर
अगर बल्लू भीड़ में मिक्स हो गया तो फिर किसी ने उसे देखा क्यों नहीं? क्योंकि उसको यहाँ से भागने में किसी ने तो मदद की है, और अब वो कौन है ये तो बल्लू ही बताएगा। भाई क्या सब रेडी है ना? बल्लू, ये तुम्हारे काम का लास्ट इंस्टॉलमेंट। अच्छा, एक बात ध्यान रखना, सीआईडी को पता चल चुका है कि कुलदीप सर के मर्डर के पीछे तुम्हारा हाथ है, तो जितना जल्दी हो सके ना इस शहर से 9 वगैरह हो लो। ठीक है, चलो चलता हूँ। क्यों बे बल्लू के बच्चे, कहाँ भाग रहा है? जब तुझे मालूम है आज नहीं तो कल पकड़ा ही जाएगा तो क्यों परेशान कर रहा है? सर मैंने कुछ नहीं किया सर। तूने क्या किया है क्या नहीं सब मालूम है हमें। कहाँ भाग रहा था? है? इतने सारे पैसे किसने दिए तुझे? आप लोग मुझ तक पहुंचे कैसे? ये टेम्पो का पीछा करते हुए, समझा? ये तेरे दोस्त का टेम्पो है ना, वो पेंट वाला जिसने तुझे पेंट दिया था, है? किसने दिए पैसे ये? बोल। हाँ सचिन, क्या? हाँ पंकज। सर, राजन मर गया सर। क्यों बल्लू, पहले तूने कुलजीत जी को मारा, उसके बाद राजन का खून किया। सर मैंने राजन को नहीं मारा, मैं ही मिला था लेकिन पैसे लेके निकल गया सर। मैं कुलदीप को मैंने मारा सर, वो भी राजन के कहने पे। राजन के कहने पे कुलदीप को मारा इसने, तो फिर राजन को किसने मारा? मतलब कोई और है जो नहीं चाहता था कि हम लोग राजन तक पहुंचे। असली खूनी अभी भी बाहर घूम रहा है। बॉस टेस्ट रिपोर्ट से पता चला है कि राजन की मौत जहर से ही हुई है। एक रेजिन बेस कंपाउंड मिला है जो कि लिप बाम में मिक्स किया गया था। क्या तो मतलब जिसने भी ये खून किया है शायद वो जानता होगा कि राजन लिप बाम इस्तेमाल करता था। सर, राजन का लैपटॉप मिला है, पासवर्ड प्रोटेक्टेड है, वो क्रैक कर रहे हैं, पर उसके लैपटॉप बैग में एक गिफ्ट बॉक्स मिला है, इसमें एक डायमंड पेंडेंट है। बिल मिला है, राजन ने ही खरीदा है। पर इंटरेस्टिंग बात यह है कि ये डायमंड पेंडेंट का जो इनिशियल है वो है एम। एम? अरे वाह एम। अभिजीत, इस केस में सिर्फ एक ही इंसान है जिसका नाम एम से शुरू होता है, मिताली। थैंक यू सो मच फॉर योर सर्विस। आज से आप लोगों की छुट्टी, हम लोग अब ये घर छोड़ के क्या हुआ मिताली जी? ये बुरिया बिस्तर बांध के कहाँ जाने की तैयारी हो रही है? सर दरअसल मैं और कल्पना हमारे पुराने घर जा रहे हैं। क्या है कि कुलदीप की मौत के बाद इस घर में रहना हमारे लिए थोड़ा अजीब हो गया है और यहाँ से जाके कल्पना के लिए भी थोड़ा चेंज हो जाएगा। वैसे पुराने घर आप दोनों में से कोई एक ही जाएगा,
और दूसरा जाएगा जेल। जेल? राजन के खून के जुर्म में। क्या राजन का भी खून हो गया? और जिस कार में हमें राजन की बॉडी मिली थी, उस कार में हमें एक पेंडेंट मिला है और हमें शक है कि ये पेंडेंट उसी का है जिसने राजन का खून किया है और उसके साथ उसका अफेयर चल रहा था। और ये पेंडेंट में जो इनिशियल है वो है एम। तो खूनी कोई ऐसा आदमी है जिसका नाम एम से शुरू होता है। अरे सर, हजारों नाम होते हैं एम से। आपको ऐसा क्यों लगता है कि एम से सिर्फ मिताली होता है? क्या बेबुनियाद इल्जाम लगा रहे हैं आप मेरे ऊपर? मेरा और राजन का अफेयर? नहीं, ऐसा हमने कहा नहीं। हम तो ऐसा शक था हमें। फिर हमें राजन का लैपटॉप मिला, हमने उसको क्रैक किया तो उस लैपटॉप ने सारे राज से पर्दा हटा दिया। उसने अपनी सारी फीलिंग्स अपने लैपटॉप में लिखी हुई थी। बहुत सारे लव लेटर्स भी थे जो उसने मेल नहीं किए। और सारे लेटर्स पर एक ही नाम लिखा था जिसका इनिशियल एम से शुरू होता था। मेरी बात सुनिए आप लोग। देखिए सर, आप लोगों को कोई गलतफहमी हुई? नहीं, कोई गलतफहमी नहीं हुई है मिताली जी। प्यार तो वो करता था किसी एम नाम के ही लड़की से। क्यों कल्पना जी? मुझे कैसे पता होगा सर? अरे नहीं, अभी पूरी बात तो सुन लीजिए आप। मैं ये कह रहा हूँ कि क्यों कल्पना जी उर्फ मिट्टी। घर में आप इसको इसी नाम से बुलाती है ना, मिट्टी, एम। हमें तुम्हारे कॉलेज के लॉकर से ये जहर की शीशी मिली। ये वही जहर है जो तुमने राजन के लिप बाम में मिलाया था। बस बहुत हो गया कल्पना। अब ये बताओ कि तुमने राजन को क्यों मारा, जिससे तुम प्यार करती थी? मैं प्यार नहीं करती थी राजन से। वो चाहता था मुझे, इसलिए मैंने अपने फायदे के लिए उसका इस्तेमाल किया। मिट्टी से अपनी दिल की बात जब भी करने जाता हूँ, पता नहीं क्यों डर जाता हूँ। समझ नहीं आता उसे कैसे कहूँ कि मैं उससे प्यार करता हूँ। मैम वो क्या है ये? कुछ नहीं है मैम, मिसअंडरस्टैंडिंग है मैम। वो ऐसे ही मैं कुछ टाइप कर रहा था, मतलब। राजन, मुझे बहुत पहले से पता है कि तुम मुझसे प्यार करते हो। और एक बात बताऊं, मैं भी तुमसे बहुत प्यार करती हूँ। क्या? सच में? और तुमसे शादी करना चाहती हूँ। लेकिन कैसे होगा? क्या हुआ? लेकिन तुम रो क्यों रही हो? पापा हमारी शादी के लिए कभी नहीं मानेंगे। वो मेरी शादी अपने पसंद के लड़के से करवाना चाहते हैं। और पता है, मेरी शादी उनके लिए सिर्फ एक बिजनेस डील है। अरे तुम फालतू में टेंशन ले लो। मैं हूं ना, मैं जाऊंगा कुलदीप सर के पास तुम्हारा हाथ मांगने। नहीं राजन, तुम नहीं समझ रहे। पापा हमारे रिश्ते के लिए कभी नहीं मानेंगे। अगर वो नहीं माने ना तो मैं मर जाऊंगी। तू क्या करे? एक रास्ता है। क्या? पापा को मरना होगा। क्या? तभी हम साथ रह पाएंगे। नहीं, ये रास्ता बिल्कुल बेकार है, बेतुका है। तुम रह सकते हो ना मेरे बिना? मैं नहीं रह सकती हूँ। ऐसा कुछ नहीं है। तुम्हें समझ क्यों नहीं आता? मैं मर जाऊंगी तुम्हारे बिना और मैं किसी और से शादी नहीं करूंगी। पर ठीक है, मैं सब ठीक है, तुम कह रही हो तो कुलदीप सर को मरना होगा। मैंने राजन का इस्तेमाल किया ताकि पापा मुझे शादी में ना धकेल सके। राजन ने बल्लू की मदद से पापा का खून किया, लेकिन जब मुझे पता चला कि राजन भी एक्सपोज होने वाला है तो मैंने उसको भी रास्ते से हटा दिया, वरना मैं भी पकड़ी जाती। और तुम राजन से शादी क्यों नहीं करना चाहती थी? मैं किसी से शादी नहीं करना चाहती थी। पापा का बेटा बनना चाहती थी, उनका बिजनेस, उनके एम्पायर को बढ़ाना चाहती थी। लेकिन पापा, उनकी सोच बहुत छोटी थी। लड़की है, पढ़ाई करके शादी करेगी, कि बस इस सोच को बदलना चाहती थी मैं। और मैंने बहुत कोशिश करी, लेकिन पापा के लिए तो जैसे मैं सिर्फ एक बिजनेस डील थी, है ना माँ? सर, हम लड़कियों की अपनी कोई लाइफ नहीं होती क्या? अपना वजूद, अपना से कुछ नहीं होता। सारी जिंदगी बस मर्दों की सुनते रहो। ऐसा कर, वैसा कर, ऐसा मत कर, वैसा मत कर। हर वक्त
मेरी भी अपनी लाइफ है, लाइफ को अपने तरीके से जीना चाहती थी कि जो मैं करना चाहती हूँ मुझे करने को मिले। हमें भी बोलने का हक है, अपने तरीके से अपनी लाइफ को जीने का हक है। कल्पना, हक है, और आज के जमाने में हक सबको है। हाँ, अगर कुछ दकियानूसी लोगों से हक की लड़ाई लड़नी पड़े तो उसके भी रास्ते हैं, लेकिन जो रास्ता तुमने चुना वो गलत था। तुम्हारे इस फैसले ने तुम्हारी पूरी जिंदगी बर्बाद कर दी। अब बाकी की बची हुई जिंदगी जेल की सलाखों के पीछे काटनी पड़ेगी तुम्हें। हाँ हेलो, बोलो। थानेदार होकर कानून तोड़ते हो, पता है ना, ड्राइव करते वक्त बात नहीं करते। मैं अभी बाइक साइड में रोक कर खड़ा हूँ, बोलो क्या हुआ? अच्छा, कहाँ पर हो? वही हमारा फेवरेट झील वाला रास्ता। वहाँ क्या कर रहे हो? निकलो वहाँ से जल्दी और घर पहुँचो। अच्छा, अरे तुम फोन रखोगी तभी तो पहुँचूंगा ना। ठीक है। तो असली सोना लगता है, कम से कम 1-2 लाख का तो हो गई। वहाँ क्या कर रहे हो? मेरे पास आओ। कौन है? कौन है वो? कौन है? देखो, जो कोई भी हो बाहर आ जाओ, वरना अच्छा नहीं होगा। मैं पुलिस वाला हूँ। घबराओ नहीं, आओ मेरे पास। तुम्हारे हर सपने को पूरा करने वाली अप्सरा हूँ। सर, मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा है कि आज हम फाइनली पिकनिक पर जा रहे हैं। बड़े दिन के बाद पिकनिक पे जा रहे हैं, कहीं ऐसा ना हो किसी कारण से पिकनिक रुक जाए। सर, शुभ शुभ बोलो ना, कैसी बातें कर रहे हो आप? सर, ये रिजॉर्ट कहाँ है? हम कहाँ जा रहे हैं? श्रेया, श्रेया बस आगे है। दया ने बताया था गांव क्रॉस करते ही उसी के पीछे है। बहुत खूबसूरत रिजॉर्ट है। रियली सर? ये क्या चक्कर है भाई? यहाँ भीड़ भाड़ है और हवलदार भी खड़ा है। अरे सर छोड़ो ना सर, आज हमारी छुट्टी है, ये लोग अपना मैटर खुद सॉल्व कर लेंगे सर। कृतिका, 1 मिनट जरा बातचीत कर लेते हैं, देखते हैं क्या चक्कर है, फिर चलते हैं ना। क्या हो रहा है भाई? यहाँ पे इतनी भीड़ क्यों लगा रखी है? आप सब कौन? अरे हरिया, लोग बहुत बड़े अफसर हैं सीआईडी से। माफ करना साहब, हमने आपको पहचाना नहीं। अरे सर, आपको कैसे नहीं पहचानेंगे सर? आप लोगों की फोटो हर रोज अखबार में छपती है बहादुरी की। सर, आप लोग बुरा ना माने तो
एक सेल्फी सर। एक मिनट। क्या चक्कर क्या है यहाँ पे, इतनी भीड़ क्यों लगी हुई है? सर दरअसल बात यह है कि हमारे गांव के लोकल थानेदार अर्जुन सर लापता हैं। लापता है मतलब? मैडम सुबह से ये बाइक उनकी यहीं पे खड़ी है, लेकिन उनका कुछ आता पता नहीं है। बाइक खराब हो गई होगी। नहीं मैडम, बाइक बिल्कुल सही है। और फोन बंद है? हाँ साहब, बात ऐसी है कि हमारे गांव में पिछले कुछ महीनों से ऐसी घटनाएं घट रही हैं। गांव के लोग लापता हो रहे हैं और साहब अभी तक कोई भी नहीं मिला। इसके पहले कितने लोग लापता हुए? सर 25 दिन पहले गांव के मुखिया गिरधारी और उसके 3 महीने पहले गांव के वैद्य जी सूरज। सर ये जंगल का इलाका है, कोई शेर चीता उन्हें ले गया होगा। कृतिका, अगर जंगली जानवरों ने खाया होता तो फिर इन लोगों को कंकाल और हड्डियां वगैरह तो मिलती ना। हाँ, अगर ऐसा हुआ होता तो फिर यहाँ बाइक के आसपास कम से कम जानवर के पैरों के निशान तो होते। हाँ सर, ऐसा कुछ भी नहीं मिला और कोई मिलेगा भी नहीं, क्योंकि ये काम किसी जानवर का नहीं, उस भक्षिनी का है। भक्षिनी? हाँ सर, वो अपनी खूबसूरती और सोने के गहनों से मर्दों को लुभाती है। क्या बोल रहे हो तुम? हम सच कह रहे हैं साहब, वो इसी गांव के पास में झील में रहती है। फिर तो झील देखनी पड़ेगी। काफी खूबसूरत जगह है, शायद उस रिसोर्ट से ज्यादा ही जहाँ हम लोग जाने वाले हैं। सर ये जितनी अच्छी जगह है उससे कहीं ज्यादा खूबसूरत और राक्षसनी है। आप तो ऐसे बात करें जैसे उसके साथ कॉफी पीने गए थे। कभी देखा है उसको? मैडम देखा तो नहीं है, मगर सुना है। बड़ी बड़ी आंखें उसकी, बहुत खूबसूरत है, लंबे लंबे काले काले बाल हैं और मैडम सोने के गहने से लदी हुई होती है। बिल्कुल अप्सरा जैसी दिखती है। बस एक बार शिकारी उसके हाथ में फंस जाए, बस अप्सरा से राक्षसी बनने में टाइम नहीं लगता मैडम। ये भक्षिनी राक्षसनी ऐसी बातें फिल्मों में होती है या फिर किस्से कहानियों में? असल जिंदगी में ऐसा कुछ नहीं होता। सर आप इस इलाके से नहीं है ना, इसलिए ऐसा बोल रहे हैं। अगर आप यहाँ रहते तो आपको भी यकीन हो जाता सर। सर वो रहा झील। सर ये देखिए, इन जूतों के निशान झील की तरफ जा रहे हैं। शायद वो थानेदार अर्जुन के होंगे। साथ में ये छोटे छोटे पैरों के निशान हैं, ऐसा लगता है किसी लड़की के हैं। सर ये उसी भक्षिनी के निशान है। सर प्लीज आप पीछे हटिए। सर वहाँ कुछ है। सर ये गोल्ड रिंग। सर ये उसी भक्षिनी के। सर हमने कहा था ना कि भक्षिनी बहुत सारे सोने के गहने पहनती है। सर ये उसी के। हवा में बातें मत करो, समझे? कभी झील के नीचे उतर के देखा है क्या अंदर? सर कुछ गोताखोरों को कहा था हमने, लेकिन सभी डरे हुए, कोई नीचे उतरने का नाम ही नहीं लेता सर। अब उतरेंगे। क्या अभिजीत पहुंच गए? जगह कैसी है? अरे सर जगह तक तो पहुंच ही नहीं पाए। मतलब? सर उस तरफ जा ही रहे थे कि रास्ते में हमारे गांव में पिछले कुछ महीनों से ऐसी घटनाएं घट रही हैं। गांव के लोग लापता हो रहे हैं और साहब अभी तक कोई भी नहीं मिला और कोई मिलेगा भी नहीं, क्योंकि ये काम किसी जानवर का नहीं, उस भक्षिनी का है। मतलब रिलैक्स होने को गए और ड्यूटी पीछे पीछे आ गए। सर अब रिलैक्स तो ये केस सॉल्व करने के बाद ही करेंगे। हमने गोताखोरों को बुलवा लिया ताकि इस झील का राज सामने आ सके। अच्छा, अब जो भी डेवलपमेंट होगी मुझे बताते रहना। ओके सर।
मिला क्या? अंदर बहुत सारी लाशें हैं। कितने लाशें दिख रही हैं? सर फिलहाल तो 3 मिले और होने के चांसेस है। हे भगवान, लगता है गांव के सभी लापता आदमी आज यहीं मिलेंगे। सर, ठीक है, एक एक करके सबको बाहर निकालो। शाम को साहब को फोन लगा, बोलो जल्दी से जल्दी फॉरेंसिक लैब में पहुंचे, बहुत काम है। 1 2 3 4 5 5 लाशें ले आए हो आप लोग। अब सर जितनी मिलेंगी उतनी ही लाएंगे ना। और देखो कुछ की तो हालत इतनी खराब है कि पहचानना ही मुश्किल। वो क्या है ना सारुण के कि दुनिया में सिर्फ एक ही ग्रेट डॉक्टर है, फोरेंसिक सर्जन, जो मुर्दों के साथ बात करता है, उनसे पूछता है कि तुम्हें ये सब कैसे हुआ। और वो डॉक्टर कौन है मालूम है क्या? डॉक्टर सारुण के। हाँ, थैंक यू। हाँ, इसीलिए तेरे पास लेकर आए। तो अब बता। पर अभी मैं सिर्फ ये पता लगा पाया हूँ कि किसकी मौत कब हुई। That's great for a start। तो वहीं से शुरू करते, बताइए। हाँ, तो ये देखो, ये अर्जुन, इसकी बॉडी ये बता रही है कि इसकी मौत को 12 से 14 घंटे हुए, और ये इसकी मौत को लगभग 15 से 20 दिन हुए। सर 20 दिन पहले ही तो इनके गांव का मुखिया गिरधारी लापता हुआ है, कहीं ये वही तो नहीं है? हो सकता है। और ये बाकी कितने? अरे यार अभिजीत, इनकी हालत देखो। वैसे मुझे लगता है कि इनकी मौत को 1 से 1.5 साल हो चुका है। मतलब 1.5 साल में 5 मौतें हुई हैं, 5 खून। सर गांव वाले कह रहे थे कि उनके वैद भी लापता है, हो सकता है इनमें से एक लाश उन्हीं की हो। हाँ, पॉसिबल। तो देखा जाए डॉक्टर साहब, सबसे ज्यादा सुराग मिलने का चांस जो है इस समय अर्जुन की बॉडी पे है। करेक्ट अभिजीत। देखो ये उंगलियों से शुरू करते हैं। ये देख रहे हो आप लोग, इसकी उंगलियों में किस कदर रिंकल्स पड़ गए हैं। उसका कारण है काफी घंटों से इसकी बॉडी पानी में थी। और एक बात और, इसके नाक में और मुंह में मुझे सिल्ट के ट्रेसेस मिले। सिल्ट? हाँ। स्लिट मतलब? स्लिट नहीं, सिल्ट। सिल्ट? हाँ, पत्थरों का इतना बारीक सा चूरा जो कि अधिकतर झील में मिलता है। मैं बताता हूँ, देख ये देखो, ये। सर आप ये बताइए कि मरने से पहले इनके शरीर पे कोई निशान विशान कुछ था? नहीं, कुछ नहीं था। ना किसी तरीके की कोई चोट का निशान, ना कोई हाथापाई का निशान। इनफैक्ट इसके जेब में से, पैंट की जेब में से और इसके जूतों में से मुझे सिल्ट के कण मिले। इसे देख के तो ऐसा लगता है जैसे इसने ऐसे ही सोचा और खुद ही जाकर के पानी में कूद गया और मर गया। सर पानी में डूब गया या प्यार में? सॉरी? अरे सर मेरा मतलब है कि वो गांव में सर वो झील में भक्षिनी के बारे में बता रहे थे ना, तो हो सकता है कि ये सब लोग वो भक्षिनी से अट्रैक्ट होकर झील में गए हो और फिर खुद ही डूब के मर गए हो। कृतिका, ये भक्षनी कुछ नहीं होता है, बेकार की बातें हैं, अंधविश्वास है। इन सब की जो मौतें हुई हैं, हत्या हुई है, वो गांव में से ही किसी ने की है। आप ऐसे सोच भी कैसे सकते हैं कि हमने उन सबको मारा? पूरा गांव जानता है कि ये भक्षिनी ने किया है। हाँ, सब ये भक्षिनी का काम है। अरे भक्षिणी की कहानी का झुंझुना बजाना बंद करो, बहुत हो गया। ये किसी इंसान का काम है जो भक्षणी की कहानी की आड़ में ये सब कर रहा है, और हो ना हो वो खूनी अभी भी यहीं मौजूद है आप लोगों के बीच में। अरे मगर वो सब हमारे घर के अपने लोग थे जो गायब हुए, हम भला अपने परिवार के लोगों को क्यों मारेंगे? उसका भी पता चल जाएगा। श्रेया, इन सब गांव वालों की लिस्ट बनाओ, सबकी डिटेल्स लो, और उन सब की भी जो लापता हुए हैं। सर सर पूरी लिस्ट तैयार हो गई है। थानेदार अर्जुन, मुखिया गिरधारी और वैद सूरज के अलावा 2 लोग और गायब हुए हैं।
नरेश और सुखी 12 और 15 महीने पहले। नरेश और सुखी, पर इनके तो कंकाल मिले। एक काम करो, जितने भी विक्टिम गायब हुए हैं ना, सबके घर से डीएनए सैंपल उठा लो। अब सारुण के साहब ही बताएंगे ये लाशें उन्हीं की हैं या किसी और की हैं। अरे यार, ये सारुण के कर क्या रहा है? ये कर रहा था, टाइम पास नहीं कर रहा था। ये डीएनए रिपोर्ट आ गई है, सबकी पहचान हो गई है। ये इंस्पेक्टर अर्जुन, ये गांव का मुखिया गिरधारी, ये गांव का वैद सूरज, और ये नरेश, और ये सुखी। हो गया? अब किसी को कुछ पूछना है? अरे पूछना है सर, पूछना है, बहुत कुछ पूछना है। अभी तो केस शुरू हुआ है। पूछिए ना। पूछिए क्या सारुण के, ये क्या काम किया है तूने? क्यों? सिर्फ नाम लाए इन लोगों के? इससे कुछ नहीं होता है यार, कुछ ऐसा सुराग दे जिससे हम खूनी तक पहुंच सके सारुण के। यार कमाल की बात कर रहे हो। ये 3 लाश देख रहे हो, इतनी बुरी तरह से सड़ गई है भाई। इनका तो आइडेंटिफिकेशन मिल गया डीएनए सैंपल से, वही काफी है। ये थानेदार अर्जुन की लाश है। हाँ। ये कंपैरेटिवली फ्रेश है। हाँ। तो यार इससे तो कुछ मिल सकता है तुझे। हाँ, इससे 2 बातें ऐसी पता चली हैं जिससे आप खूनी के करीब पहुंच सकते हैं। देखो, एक तो इस अर्जुन के फेफड़ों में जबरदस्त मात्रा में पानी मिला है, जिससे साबित होता है कि ये पानी में डूब के ही मरा है। और दूसरा पॉइंट? दूसरी बात है साइलोसाइनेक्स 9। क्या सर? साइलोसाइलेक्स 9 ये कौन सी नई बीमारी है? ये बीमारी नहीं है, ये केमिकल है और इसका नाम है साइलोसाइनेक्स 9। और ये इतना भयंकर केमिकल है कि अगर किसी इंसान के शरीर में घुस जाए तो तहलका मचा देता है। सर, जब मैं नारकोटिक्स में काम कर रहा था तो इस केमिकल के बारे में मैंने पढ़ा था। इसके इस्तेमाल से दिमाग पूरी तरह हिल जाता है, भ्रम पैदा हो जाता है, यू नो, लाइक लॉट ऑफ कंफ्यूजन इन द माइंड। बिल्कुल, कई बार तो ऐसा होता है कि बॉडी मोटर कंट्रोल ही जाता रहता है और हाथ पैर साथ देना बंद कर देते हैं। और इतनी ज्यादा मात्रा में ये केमिकल इसकी बॉडी में मिला है कि इसने अपने दिमाग का कंट्रोल ही खो दिया। अजीब अजीब बातें सोच रहा होगा, बोल रहा होगा, देख रहा होगा। सर, यानी कि ये ड्रग्स लेता था? अब लेता था या किसी ने इसे जबरदस्ती या धोखे से खिलाई है, ये अभी पता नहीं। एक बात और, इस केमिकल के साथ साथ मुझे कुछ तेल, मैदा और मसाले के ट्रेसेस भी मिले, जैसे वो कचौड़ी समोसे में इस्तेमाल होते हैं वैसे। डॉक्टर साहब, ये पता चल सकता है कि मरने से कितनी देर पहले इसने खाया होगा वो मौत का समोसा? देखो, जिस तरीके से मरने से पहले इसका डाइजेशन काम कर रहा था, मुझे लगता है 35 से 40 मिनट हुए होंगे। एक मिनट, अर्जुन के फोन रिकॉर्ड से तुम्हें पता चला था ना कि मरने से 1-1.5 घंटे पहले वो कहीं बाहर गया था, किसी से मिलने गया था? हाँ सर। किससे मिलने गया था? सर, अपनी गर्लफ्रेंड नेत्रा से। लोकल स्कूल में टीचर है, मैथ्स पढ़ाती है। बॉस, एक और बात। क्या? ये जो केमिकल है, ये झीलों के आसपास कुछ खास किस्म के पौधे उगते हैं, उसमें मिलता है। अभिजीत, जब तुम झील के किनारे गए थे, जब तूने सारी बॉडीज झील में से निकाली, तो क्या वहां पर कुछ पौधे दिखे तुम्हें? तो झील के आसपास थे तो पौधे, उन्हीं में से होगा ये पौधा भी। इसीलिए तो मैं कह रहा हूं अभिजीत कि ये काम किसी गांव वाले का है जो उस झील के आसपास रहता है। एक काम करो, जरा पता लगाओ इस नेत्रा का थानेदार अर्जुन के साथ कितना प्यार है। हमारी शादी होने वाली थी, सारे सपने टूट के खत्म हो गए। कब से डेट कर रहे थे तुम दोनों एक दूसरे को? ये 4-6 महीने हुए थे। अर्जुन की पोस्टिंग कुछ वक्त पहले हुई थी इस गांव में। कल भी मिली थी आप उससे? हम रोज मिलते थे। मेरे स्कूल के छूटने के बाद 2 से 5 हम साथ ही रहते थे। अर्जुन की बॉडी में से हमें एक केमिकल मिला है। क्या उसने कुछ खाया था जब वो आपके साथ था? कल हमने चाय और समोसे खाए थे कल्लू की दुकान से। वो वहाँ की उसे मसाला वाली चाय बहुत पसंद थी। आपको लगता है ये कल्लू ऐसा कर सकता है? चाय या समोसा में ड्रग मिला के अर्जुन को दे दिया? मुझे नहीं पता सर, क्योंकि मैंने भी वहाँ खाया पिया था, मुझे तो कुछ नहीं हुआ। वैसे भी ये चाय वाले की अर्जुन से क्या दुश्मनी हो सकती है? सर, वो खाने पीने के बाद अर्जुन कभी पैसे नहीं देता था, वर्दी का रौब झाड़ता था। मैंने बहुत समझाया था ऐसा ना किया करे, पर वो सुनता नहीं था। हो सकता है कि उस गुस्से में मुझे कुछ नहीं। चलो जरा इस कल्लू चाय वाले की चाय पी के देखते हैं।
अरे आइए साहब, आइए। अरे साहब, आज मेरी तो किस्मत ही खुल गई। सीआईडी के इतने बड़े अफसर लोग इतनी दूर आए, वो भी मेरे हाथ की चाय भी नहीं। मसाला चाय? अरे साहब पहले बैठिए तो सही, सारे मसाले डाल दूंगा। नहीं 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 नहीं, वो मदोश करने वाला मसाला नहीं चाहिए, साइलोसाइनेक्स। सब ये कौन सा मसाला है? मैंने तो पहली बार सुना है। इतने भोले मत बनो, ये वही मसाला है जो तुमने अर्जुन की चाय में मिला के दिया था उसे। तुम्हारे पैसे नहीं दे रहा था ना? मगर मैडम पैसे का तो कोई चक्कर था ही नहीं, और पैसे तो मैं आप लोगों से भी नहीं लूंगा, मगर आप लोग ना मुझ पर ऐसा इल्जाम मत लगाइए। पैसे क्यों नहीं लोगे? हाँ, यहाँ धंधा करने बैठे हो कि फ्री में चाय बांटने? नहीं साहब, आप कह तो सही रहे हो, बैठा तो मैं धंधे के लिए हूँ, मगर मैं सच बोल रहा हूँ, मैंने अर्जुन की चाय में कुछ नहीं मिलाया था। हाँ, क्योंकि चाय में नहीं, तुमने उसके समोसे में कुछ मिलाया था। समोसा? मगर समोसा तो उस दिन मैंने बनाया नहीं था, वो तो अर्जुन जी की गर्लफ्रेंड नेत्रा जी खुद बना कर लाई थी। क्या? वो समोसे बना के तुम्हारी दुकान पे क्यों लेके आई? और वो यहाँ इसलिए लाई थी कि वो अर्जुन जी चाय के साथ समोसे खा सके। देखो, झूठ बोलोगे ना तो बुरी तरह फंसोगे। नहीं साहब, मुझे तो अर्जुन जी ने भी खुद बोला था कि तुम टेस्ट कर लो। वो नेत्रा जी किसी को खाने नहीं देती, बोली ये सिर्फ और सिर्फ तुम्हारे लिए समोसे हैं। नेत्रा ने खुद भी नहीं खाए? नहीं मैडम, वो बोल रही थी कि उनका व्रत है, मगर अर्जुन जी को तो भक्षिणी ने मारे, तो ये समोसे का क्या चक्कर है? वो सब बाद में पता चल जाएगा। इस नेत्रा से मिलना पड़ेगा वापस। और कृतिका, इनके किचन का सारा सैंपल उठा लो, ये तेल का और समोसे का भी। नेत्रा, 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 सर घर का तो सारा सामान बिखरा पड़ा है। कहीं ऐसा तो नहीं कि बैग पैक करके निकल लियो? फोन ट्राई करो उसका। सर फोन तो बंद आ रहा है। ओके कृतिका, सर पता करो लास्ट लोकेशन क्या थी फोन बंद होने से पहले। और श्रेया, इसके किचन से भी सैंपल उठा, पता तो चले ये मौत का समोसा नेत्रा ने बनाया था या कल्लू ने। अरे बॉस, एक खुशखबरी है, लगता है इसकी शादी तय होगी। मुबारक हो सर। सर शादी के लड्डू। ठीक है। अरे सर, चुप, मजाक कर रहा है? तो मजाक तो तुम लोग कर रहे हो ना यार, मेरी शादी के पीछे पड़े। तो क्या कुछ खबर नहीं बता रहे? बताइए ना बॉस। आप लोग जो सैंपल्स लेके आए थे ना मेरे पास, वो चाय की दुकान के और वो नेत्रा के घर के किचन के यूटेंसिल्स, मैंने उन्हें अच्छी तरह से चेक करके एनालाइज किया है। चाय की दुकान या नेत्रा का मकान? नेत्रा का मकान, क्योंकि बॉस नेत्रा के किचन के यूटेंसिल्स में मुझे वो साइलोसाइनेक्स 9 के ट्रेसेस मिले। मतलब साफ है, नेत्रा ही गुनहगार है। सड़ुंखे, ये हुई ना खुशखबर। नेत्रा, लेकिन सर नेत्रा तो अर्जुन से प्यार करती थी, वो ऐसा क्यों करने लगी? प्यार का बुखार या जानलेवा वार, ये तो नेत्रा से मिलकर ही पता चलेगा। एग्जैक्टली। अब ये नेत्रा ही बताएगी कि उस समोसे में केमिकल उसने अपनी मर्जी से मिलाया था या फिर किसी के दबाव में आके। दया सब काम करो, इस नेत्रा की पूरी कुंडली निकालो, उसका पूरा इतिहास चेक करो, और साथ साथ अभिजीत, इस अर्जुन का भी इतिहास चेक करो। जरूर इस अर्जुन की मौत का राज नेत्रा से कनेक्टेड है। सर ये नेत्रा पिछले 2 साल से ये टीचिंग का काम कर रही है यहाँ पे, पर गौर करने वाली बात ये है सर कि ये भक्षिणी वाला पहला केस उसके आने के कुछ महीने बाद ही शुरू हुआ। हाँ पर दया, उसके बाद तो ये भक्षिणी ने एक के बाद एक शिकार बनाना शुरू कर दिया है। हाँ सर। वैसे दया, कोई ना कोई कनेक्शन तो हो सकता है इस नेत्रा का
इस बख्शिंग से क्या ये नेत्रा पहले करती क्या थी टीचर होने से पहले? स्कूल से पहले के कोई उसके डिटेल्स नहीं है, ना इंटरनेट पे है और ना ही ऑफिशियली। उसका कुछ तो आई कार्ड होगा या आधार कार्ड वगैरह, सब डिटेल तो उस पर होंगे ही ना। सर ये देखिए, आधार कार्ड है जिसपे उसकी माँ का नाम है, माँ का नाम है फुलन कुमारी, और फादर का नाम और एड्रेस मिसिंग है। सर ये अर्जुन के घर से बहुत इंटरेस्टिंग चीजें मिली हैं सर। अच्छा, ये देखिए सर, पैसों से भरा बैग है। और सर ये आधा जला हुआ ऑडियो कैसेट। एक सरकारी थानेदार के घर में इतना सारा पैसा, मतलब ये कहीं और तरीके से तो पैसा नहीं कमा रहा है। अभिजीत, ये टूटे हुए जले हुए कैसेट इतनी थे क्या घर में? हाँ सर, और दूसरे कोई ऑडियो कैसेट तो मिले नहीं। तो जरूर कोई राज छुपा था इस कैसेट में, जिसकी वजह से जानबूझ के उसने इस कैसेट को जलाने की कोशिश की है। सर इसे रिपेयर कराने की कोशिश करते हैं। 2-4 सेकंड का भी ऑडियो मिल गया ना तो खूनी की गिरेबान तक हाथ पहुंच जाएंगे हमारे। साळुंके के पास भेज दो, कुछ ना कुछ तिकड़म तो करेगा ही वो। जरा पता तो चले इस जुर्म की धुन किस राग में बनी है। हाँ जी, वो जो टेप दिया था ना टूटा फूटा, हाँ, उसमें से एक ऑडियो रिकवर हुआ है। यार जल्दी सुना। बहुत छोटा ऑडियो है, लेकिन जितना भी है उसे सुनोगे ना दिमाग हिल जाएगा बॉस। कावेरी बेटा, बेटा जोर लगाओ। शाबाश कावेरी बेटा, शाबाश शाबाश बेटा, और जोर लगाओ, बस बच्चा होने वाला है। लड़का हुआ है लड़की? साहब लड़की हुई है। लाओ दो मुझे। नहीं, अरे मेरी बेटी को मुझसे दूर मत कीजिए, मत करो मेरी बच्ची को मुझसे दूर। पहले ही कहा था ना मुझे पोता चाहिए, ला दो मुझे। जाओ मेरी बच्ची को मुझसे दूर, मत लेके जाओ। माय गॉड, पता नहीं यार किसकी फैमिली होगी। जिसका भी है सर, ये थानेदार अर्जुन, इसके घर तक ये टेप पहुंची कैसे? और हैरानी की बात यह है कि बच्चे के पैदाइश के वक्त ये सब रिकॉर्ड किसने किया होगा? अभिजीत, इस थानेदार अर्जुन के घर से जो नोटों की बंडल्स मिले थे ना, उन नोटों के बंडल्स के पीछे का राज ये कैसेट है, ये टेप है। सर इस टेप से ये तो पता चला कि बच्चे की माँ का नाम कावेरी है। जरा पता लगा इस गांव में कितनी कावेरी हैं। सर एक्चुअली मैंने गांव में रहने वाले लोगों की लिस्ट तैयार की है। वहाँ सिर्फ 2 लड़कियां हैं जिनका नाम कावेरी है। ये तो एक कावेरी 10 साल की है, दूसरी? सर ये दूसरी कावेरी तो वही है ना जो उसी गांव के मुखिया गिरधारी की बहू है। वही गिरधारी जिसकी लाश मिली थी हमें झील से। यानी इस टेप का संबंध न सिर्फ अर्जुन की मौत से है बल्कि झील वाली बख्शनी से भी है। कावेरी से मिलो, इस कावेरी से ही खूनी तक पहुंचने की पगडंडी मिल जाएगी। सर, वैसे गांव की पगडंडी पे चलना काफी मुश्किल है, लेकिन हमारे शहर के ट्रैफिक और पोल्यूशन से तो बहुत बेहतर है। ये बात तो है। ये कावेरी कौन है आप में से? वो रही। वो कावेरी? कहिए आप लोग कौन? बताते हैं, इसे सुनो। कावेरी बेटा, हाँ बेटा, जोर लगाओ। शाबाश कावेरी बेटा, शाबाश शाबाश बेटा, और जोर लगाओ, बस बच्चा होने वाला है। लड़का हुआ है लड़की? मेरी बेटी को मुझसे दूर मत कीजिए, लाओ दो मुझे। अरे अरे मैंने पहले ही कहा था ना मुझे पोता चाहिए, मत लेके ला दो मुझे। क्या अब भी तुम यही कहोगी कि ये सब तुम्हारे साथ नहीं हुआ था? क्या छुपा रही हो?
अब आप लोगों को सब पता चल ही गया है तो सुनिए, इस गांव में लड़कियों को पैदा होते ही ससुर जी और वैद्य जी उन्हें कहीं ले जाते थे। कहाँ ले जाते हैं? किसी को कुछ नहीं पता और ना ही कभी किसी ने उनसे पूछने की हिम्मत की। कब से चल रहा था ये? इतनी बड़ी बात ये बाहर कैसे नहीं आई? सालों से चल रहा है। और बाहर कैसे आती? सबको सख्त हिदायत दी गई थी कि गांव के रिवाज को राजी रहने दो, गांव के बाहर नहीं जाना चाहिए। ये कैसा गांव का रिवाज जहाँ एक लड़के का पैदा होना बिल्कुल ठीक है और लड़की का पैदा होना गलत? तभी तो सब औरतों की बददुआएं लगी है उन्हें। सबके गुस्से से मिलकर उस भक्षिणी का जन्म हुआ है। वो भक्षिणी इस गांव के सब गलत मर्दों को अब सबक सिखा रही है। अच्छा, ये रिकॉर्डिंग आपने ही भेजी थी क्या उस थानेदार अर्जुन को? मैं तो दर्द से बिलख रही थी उस समय, मैं कैसे भेजती? सर, ये मुखिया का काम तो नहीं हो सकता। वो अपने ही खिलाफ सबूत क्यों खड़ा करेगा? फिर तो एक ही का काम हो सकता है, उस दाई माँ का जो उस वक्त कावेरी के साथ में थी। क्या नाम है उनका? फूलन। फूलन? सर, ये नेत्रा की माँ का नाम भी तो फूलन है। कहाँ रहती है ये फूलन? फूलन भाभी अब ठीक हो ना? हाँ अच्छी। फूलन जी, फूलन जी, फूलन जी सुनिए। फूलन जी, फूलन जी, हमने कहा दरवाजा खोलिए, आपसे कुछ बात करनी है। हम लोग सीआईडी से हैं। कहिए। गांव के मुखिया गिरधारी की बहू कावेरी को बेटी हुई थी, उस वक्त आप ही थी ना वहां पे? कुछ याद नहीं आ रहा है। मैं याद दिलाती हूँ, इसे सुनिए। कावेरी बेटा, बेटा जोर लगाओ। शाबाश कावेरी बेटा, शाबाश शाबाश बेटा। अब ये मत कहिएगा कि ये आवाज आपकी नहीं। हाँ मेरी है। चलिए, ये तो मान लिया आपने। ये आवाज टेप करके आपने ही भेजा था थानेदार अर्जुन को? हाँ, क्योंकि मैं इस गांव के रीति रिवाज से तंग आ चुकी थी, जहाँ पर सिर्फ लड़कों को परिवार में रखने लायक समझा जाए और लड़कियों को नहीं। ये रिवाज था क्या एग्जैक्टली? थोड़ा डिटेल में बताएंगे? ज्यादा तो मुझे कुछ नहीं पता। इतना जानती हूँ कि जब किसी घर में लड़की पैदा होती थी तो मुखिया और वैद्य उसको अपने साथ ले जाता था। कहाँ ले जाते थे? क्या होता था बच्चियों के साथ? कुछ मालूम है आपको? ये पता करने के लिए मैंने पैसे जोड़कर टेप रिकॉर्ड खरीदा और उससे टेप बनाई ताकि कानून इस बात का पता लगाए। मगर वो अर्जुन भी उनके जैसे ही निकला। उसने मेरे सामने टेप चला दी और मुझे धमकी दी कि इस बात को मैं किसी से नहीं कहूँ। ओह, तो इस थानेदार अर्जुन ने इसी बात को दबाने के लिए वो घूस ली थी सर। और जब अर्जुन ने आपकी बात नहीं मानी तो आपने खून कर दिया अर्जुन का। अरे साहब, मेरी उम्र तो देखिए। अरे मैं तो ठीक से चल भी नहीं सकती, मेरे पैरों घुटनों में दर्द रहता है। भला मैं किसी को कैसे मार सकती हूँ? शायद इस काम में आपकी बेटी ने मदद की हो। नेत्रा नाम है ना उसका? ये बात आपको किसने कही? मेरी तो कोई बेटी भी नहीं। अच्छा, तो हमें देख के भाग के दरवाजा क्यों बंद कर दिया? आप जरा साइड में होइए। चलिए साइड होइए, हमको देखना है घर के अंदर है कौन। इसकी चाबी है आपके पास? खो गई है। खो गई? ठीक है, अपनी तरीके से खोल लेंगे। क्या हुआ सचिन? डस्ट बहुत है। ये देखिए सर, फोटोज। ये तो फूलन जी क्या है ये सब? ये आपकी बेटी नेत्रा ही है ना?
और ये दूसरी लड़की कौन है? आपकी दूसरी बेटी? देखिए, मेरी बेटियों ने कुछ नहीं किया। जो कुछ भी किया मैंने खून किया है। मेरी बेटियों ने कुछ नहीं किया। जो भी सजा देनी है मुझे दीजिए, मुझे मंजूर है। अरे लेकिन आप कैसे कर सकती हैं? आपके तो घुटने में दर्द रहता है। आपने किया है या बख्शिनी ने? बख्शिनी ने। बख्शिनी ने? बहुत कंफ्यूजन। एक काम करते हैं, इनको ब्यूरो लेके चलते हैं। बख्शिनी की बाकी बातें वहीं होंगी। आइए फूलन जी। गाड़ी रोको, गाड़ी रोको। क्या हुआ? हाँ? ठीक तो हो ना तुम? सचिन। अरे सर! तो बुला रही है मुझे। कुछ तो आवाज लगा रही थी वो। क्या हुआ? कुछ तबीयत अजीब सी लग रही है सर। ये सब बख्शिनी का असर है। इसका इलाज ना दुनिया का कोई भी हकीम, वह तो डॉक्टर भी नहीं कर सकता। चुप रहिए, आप ही क्या? वो देखो, वो आ रही है, बख्शिनी आ रही है। बच सकते हो ना तो बच लो। बख्शिनी नहीं, केमिकल का असर है ये। जब सचिन ने वो संदूक खोला था ना जिसमें फोटोग्राफ है, उसमें से धूल उड़ी थी। शायद उसी में होगा ये मदहोश करने वाला केमिकल। सचिन, क्या हुआ? बस कुछ ही पल में ना तुम्हारा आमना सामना होगा बख्शिनी के साथ। अभी एक और बार बख्शिनी का नाम लिया ना तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। तुम गाड़ी में बैठो। नहीं, वो बुला रही है मुझे। वो देखो, मेरे पास आओ। वो देखो, सुना? तुम्हारे हर सपने को पूरा करने वाली अप्सरा हूँ। मैं आ रहा हूँ। सर वो देखिए ना सर, वो मुझे बुला रही है सर। कोई नहीं है सर, कब से बुला रही है सर? सचिन वो क्रिमिनल है। नहीं, उसको पकड़। वो क्रिमिनल नहीं है, तुम वो क्रिमिनल। सचिन साहब! सब हट जाओ, कोई नहीं आएगा। सचिन, वो बुला रही है, हट जाओ। अरे सर! मैं आ रहा हूँ। सचिन! कृतिका, हाँ? इसको संभालो। सर, मैं अकेले? सीआईडी ऑफिसर अकेले नहीं होता है। गन है ना तुम्हारे पास? सर। आ गई हो हाँ? मेरी बख्शिनी, तुम बचो। चलिए आप, चलिए, चुप रहिए। आ रही है। चलिए, बैठिए अंदर। बैठिए। आ जाओ मेरे पास, आ जाओ। आओ तुम। घबराओ मत, मेरे पास आओ। आ रहा हूँ, मैं आ रहा हूँ। सचिन! सचिन! सचिन सर! कहाँ गायब हो गया? श्रेया, उधर देखो। सचिन! सचिन सर! यहाँ आओ, मैं तुम्हारा इंतजार कर रही हूँ। मैं आ रहा हूँ। जन्मों जन्मों से तुम्हारा इंतजार था। सचिन सर!
ओके, तो यहाँ से आ रही है मिस भक्षणी की आवाजें। सचिन! सचिन क्या कर रहे हो तुम? क्या कर रहा हूँ? हाँ, वो देखो, वो मेरा इंतजार कर रही है, बुला रही है मुझे, मैं उसके पास जा रहा हूँ। सचिन, सचिन होश में आ। मैं होश में हूँ, मैं होश में हूँ, छोड़ दो मुझे। वो देखो सचिन, जान को रास्ता देख रही है, मेरी जान को खतरा नहीं है, वो मुझे बुला रही है। वहाँ कोई नहीं है सचिन। वो देखो सचिन, वो मेरा इंतजार कर रही है। अच्छा है तुम खुद ही मेरे सामने आ गई। भक्षणी से कोई नहीं बचा, तुम भी नहीं बचोगी। अच्छा, क्या है तुम्हारी भक्षिणी? पीछे देखो। सचिन ठीक हो? हाँ। सर, एक बात समझ में नहीं आ रही है, वो भक्षिणी अपनी तरकीब हम पे क्यों आजमा रही है? करेक्ट, वही तरकीब जो बाकी विक्टिम पे इस्तेमाल करती है। खुद अपना राज हमें क्यों बताएगी वो? ओ नो। क्या हुआ सर? उसने ये सब इसलिए किया ताकि हम सब यहाँ उलझे रहें और वो दोनों बहनें फूलन को वहां से भगा के ले जाएं। सर, कृतिका वहाँ अकेली है। जल्दी आओ। हे! बस 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 बस। भक्षणी डाकनी, तुम लोगों का खेल खत्म, अब चलने की तैयारी करो। आप सीआईडी वालों के पास जरा भी इंसानियत है तो मेरी बच्चियों को छोड़ दो। मैंने कहा ना, मैं खूनी हूँ, इन बच्चियों ने कुछ नहीं किया है। बस कीजिए माँ, हमें बचाने के लिए और कितना झूठ बोलेंगी? सच तो एक दिन सामने आना ही था, तो आ जा। तुम कुछ नहीं बोलोगी, बचपन से तुम्हें बचाती आई हूँ, इस दिन के लिए आज भी बचाऊंगी। माँ की ममता हम समझते हैं फूलन जी, लेकिन इस देश का कानून किसी गुनहगार को बचाने की इजाजत नहीं देता। इन दोनों ने मिलकर खून किए और एक नहीं 5-5 खून किए। हाँ मारा, पर जिन लोगों को मारा वो कोई नेक लोग नहीं थे, राक्षस थे राक्षस। गांव में पैदा हुई बच्चियों को ले जाते थे, ना जाने क्या करते थे उन बच्चियों के साथ। और उस भक्षणी की कहानी की आड़ में उन्हें मार के हमने समाज पे एहसान ही किया। अगर इतना ही मन था उन लोगों को अंजाम तक पहुंचाने का, तो कानून की मदद क्यों नहीं ली? ली थी मदद, पर मिला कौन? वो अर्जुन, करप्ट थानेदार। उसे मेरे रिकॉर्ड किए हुए ऑडियो टेप भी दिए थे हमने, मगर सबूत मिटा दिए थे। वो मुखिया और विद्या, वो भी मिल गया था। और जब आम आदमी को इंसाफ नहीं मिलेगा तो वो खुद इंसाफ करेगा, वही क्या? गलत, इन बहानों से काम नहीं चलेगा। अर्जुन को खबर देने से पहले ही तुमने लोगों को मारना शुरू कर दिया था। ठीक कहा आप लोगों ने, इसलिए सबसे पहले हमने अपने असली पिता को मारा, नरेश और सुखी। अरे अगर फूलन माँ नहीं होती, ना जाने हमारे साथ क्या क्या होता। वो तो इन्होंने हमें पैदा होते ही छुपा लिया था और गांव वालों को पता भी नहीं चलने दिया कि हम दोनों जिंदा हैं। मेरा बस चलता तो मैं उन बच्चियों को भी बचाती, लेकिन सिर्फ इन बच्चियों को चुराने और बचाने का मौका मिला। अरे बचपन से अभी तक तो हमें ये बात पता भी नहीं थी, और जब पता चला तो हमने ठान लिया
कि इस गांव के इस गलत रिवाज को हम खत्म करके ही मानेंगे। और इसलिए तुम लोगों ने उस भक्षिणी वाली कहानी का सहारा ले लिया और अपने अपने पिता को मारने के बाद मुखिया, वैद और अर्जुन को खत्म कर दिया। और फिर ये बख्शनी की कहानी गांव के बच्चों को डराकर सुलाने के काम आती थी। और पर हमने ये गलत मर्दों को सबक सिखाने के लिए किया। भक्षिणी को कहानी की दुनिया से निकालकर असल दुनिया में लेकर आए। और सिर्फ इनका यही इरादा था कि गांव में पैदा होने वाली बच्चियां सुरक्षित रहे। आप लोगों को जो करना था आपने कर लिया, अब बारी कानून की है। अब रही बात भक्षिणी जैसे राक्षसियों की, हर इंसान के अंदर एक राक्षस छुपा होता है, मगर असली इंसान, सही इंसान वही होता है जो इस राक्षस को रोकता है और न्याय और कानून का रास्ता अपनाता है। मगर तुम तीनों इस राक्षस को रोक नहीं पाए। अब कानून तुम्हें सजा देगा, न्याय तुम्हें सजा देगा। For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.